हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल श्री हारिया। हम लोग यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। हमने स्टार्ट की है क्लास 8 स्टैंडर्ड की ये बुक है एनसीईआरटी की। ये बुक हम स्टडी कर रहे हैं साइंस के लिए, बेसिक साइंस के लिए, जिसमें सेकंड टॉपिक हमारा चल रहा है सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु। सूक्ष्म जीव ये जीव जो हमें सामान्यतः आंखों से दिखाई नहीं देते, उन्हें सूक्ष्म जीव यहाँ पर हम कहते हैं। आपने अधिकतर देखा होगा कि ब्रेड और रोटी पर अक्सर सफेद काले रंग के जो धब्बे पड़ जाते हैं, यानी फंगस के जो धब्बे पड़ जाते हैं, वो सूक्ष्म जीव ही एक सूक्ष्म जीव ही है। जिसे हम मैग्नीफायर लेंस यानी आवर्धक लेंस की सहायता से अगर देखते हैं तो उसमें हमें गोल सूक्ष्म संरचनाएं दिखाई देती है। अब ये सूक्ष्म जीव यहाँ पर कितने प्रकार के होते हैं, ये किस तरीके से गति करते हैं, ये सब चीजें हम यहाँ पर देखेंगे। कुछ सूक्ष्म जीव तो है जिसे हम मैग्नीफायर की सहायता से अब इसे देख सकते हैं, और जबकि कुछ ऐसे होते हैं जिसके लिए हमें माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ पर जो मेन पॉइंट है वो ये है कि सूक्ष्म जीव को यहाँ पर 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है आपका जीवाणु बैक्टीरिया, दूसरा है कवक जिसे फंगस कहा है, प्रोटोजोआ और शैवाल। इस तरीके से ये 4 कैटेगरी है आपकी सूक्ष्म जीव की। उसके बाद आता है विषाणु। विषाणु जो है वो बहुत सूक्ष्म होते हैं, वे अन्य सूक्ष्म जीवों से भिन्न होते हैं। ये केवल परपोषी होते हैं, यानी विषाणु के साथ क्या समस्या होती है कि जब ये किसी सजीव में जाते हैं तो ये सजीव की तरह व्यवहार करते हैं और गुणन करते हैं, ठीक है। और जबकि ये सजीव के बाहर रहते हैं तो ये क्या होते हैं, निर्जीव अवस्था में रहते हैं। तो इस तरीके से विषाणु को क्या है, सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी भी कहा है विषाणु को, ठीक है। तो विषाणु जो है दोनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। सजीव में जाते ही ये जीवित हो जाते हैं, और सजीव के बाहर ये जब रहते हैं खुले अवस्था में, तब ये मृत अवस्था में पाए जाते हैं, निर्जीव ये कहलाते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि जुकाम और एनोफ्लूएंजा यानी फ्लू जो होता है, ये सब वायरस जनित यानी विषाणु वाले रोग हैं। पोलियो और खसरा भी क्या है, आपके वायरस जनित रोग ही है। अतिसार मलेरिया की अगर हम बात करें तो यह प्रोटोजोआ जनित रोग है। टाइफाइड और क्षय रोग जो है वो आपके बैक्टीरिया जनित रोग है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ डिटेल यहाँ दी गई है, ये देखिए। स्पाइरल ये बैक्टीरिया का पिक है, और छड़नुमा जीवाणु का पिक है। आपको इसमें क्या करना है, इसमें नाम याद रखना है। जैसे क्लेमाइडोमोनास और स्पायरोगायरा क्या है, तो ये दोनों शैवाल हैं। अमीबा और पैरामीशिया एक कोशिकीय जीव है जो कि प्रोटोजोआ कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट इसके बाद में हम देखेंगे राइजोपस ब्रेड मोल्ड यानी ब्रेड पर, ये आप देख सकते हैं। पेनिसिलियम एक ऐसा कवक है जो दवाइयों के निर्माण में काम आता है, और एस्परजिलस भी एक ऐसा कवक है जो मेडिकल उसमें मेडिसिन्स में काम आता है। तो ये जो तीनों नाम है, आइजोपस, पेनिसिलियम और एस्परजिलस, ये तीनों ही किसके हैं, फंगस है। तीनों ही कवक की कैटेगरी में आते हैं, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। वायरस का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, डायग्राम से खैर हमें कुछ लेना देना भी है नहीं। ये वायरस का स्ट्रक्चर जो है ये एलियन जैसा होता है, ऐसा अक्सर कहा जाता है। नेक्स्ट इसके बाद है कि सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं। तो सूक्ष्म जीव जो है वो एक कोशिकी भी हो सकते हैं, और कुछ सूक्ष्म जीव जो है वो बहुकोशिकी भी हो सकते हैं। एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव की बात करें तो जो जीवाणु है, जैसे कि शैवाल है, प्रोटोजोआ है, ये सब एक कोशिकीय है। जबकि बहुकोशिकी की बात करें तो जो कुछ शैवाल और कवक जो है वो बहुकोशिकीय जीव यहाँ पर है। बर्फीली और शीत से उष्ण गर्म स्रोतों तक हर प्रकार की परिस्थिति में ये सूक्ष्म जीव जीवित रह सकते हैं। यह मरुस्थल और दलदल में भी पाए जाते हैं। यह मनुष्य सहित सभी जंतुओं के शरीर के अंदर और जो वातावरण है आपका उसमें बाहर भी पाए जाते हैं। सूक्ष्म जीव जो है वो दूसरे सजीवों पर आश्रित होते हैं, जबकि कुछ जो है वो स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। अमीबा जैसा सूक्ष्म जीव जो है वो अकेले रह सकता है, जबकि कवक और जीवाणु जो है वो ग्रुप में रहते हैं। सूक्ष्म जीव की हमसे बात करें तो सूक्ष्म जीव हमारे लिए कैसे है, जो सूक्ष्म जीव हमारे लिए लाभदायक भी है और हानिकारक भी है, और कुछ जो सूक्ष्म जीव है वो रोगों के कारक भी है। देखते हैं कि सूक्ष्म जीव हमारी डेली रूटीन लाइफ में कहाँ कहाँ पर काम आते हैं। हम देखेंगे कि सूक्ष्म जीव जो हमारी डेली लाइफ में है वो दही, ब्रेड, केक, इन सबको बनाने में सूक्ष्म जीव हमारे काम में आते हैं। सूक्ष्म जीवों का उपयोग जो है वो अल्कोहल बनाने में किया जाता है। यहाँ पर ईस्ट एक जो है आपका सूक्ष्म जीव है जो कि अल्कोहल बनाने में काम आता है। पर्यावरण को स्वस्थ रखने में भी इनका बहुत योगदान है। कार्बनिक अपशिष्ट, सब्जियों के छिलके, जंतु अपशिष्ट, विष्ठा इत्यादि का अपघटन सूक्ष्म जीवाणु द्वारा ही होता है, और ये हानि रहित पदार्थ बनाते हैं।
कई बार जीवाणुओं का उपयोग जो है वो औषधि उत्पादन, कृषि में मृदा उर्वरता की वृद्धि करने में भी काम आता है। नाइट्रोजन के स्तरीकरण में हमने पढ़ा था कि राइजोबियम जो है वो लेग्यूमिनस प्रजाति के जो पौधे हैं उनमें पाया जाता है और वो नाइट्रोजन का स्तरीकरण करता है, पाई जाने वाली नाइट्रोजन का स्तरीकरण करता है। ये हमने पहले भी पढ़ा था कि दूध में अगर अपन जब दही का जो जावन लगाते हैं तो उसमें क्या होता है कि लैक्टिक जो जीवाणु है वो दही में उसको परिवर्तित कर देता है। यहाँ पर हम देखेंगे कि दही में अनेक सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जो लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु प्रमुख है। उसमें लैक्टोबैसिलस जो जीवाणु है वो दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। वह दूध में जनन कर उसे दही में परिवर्तित करता है। जीवाणु जो है वो पनीर, अचार, अनेक खाद्य पदार्थों के उत्पादन में भी सहायक है। हम जब सूजी, इडली, भटूरे इन सब का निर्माण करते हैं उसमें भी हम किसका उपयोग करते हैं? सूक्ष्म जीवों का उपयोग ही करते हैं। यहाँ पर क्या होता है, इसमें ईस्ट जो होता है वो क्या करता है, आटे में किण्वन कर देता है, जिससे जो आपकी इडली और डोसा या फिर जो भी आप केक बनाते हैं वो फूल कर मोटा हो जाता है। वो किण्वन की प्रक्रिया के कारण होता है, ईस्ट की उपस्थिति के कारण। यहाँ पर प्रैक्टिकल दिया है कि अगर आप थोड़ी सी चीनी और आटा मिलाकर उसमें ईस्ट पाउडर मिला देंगे तो कुछ देर बाद आप देखेंगे कि आपकी मैदा फूली हुई है। ऐसा इसलिए होता है कि ईस्ट जो है वो श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड की उत्पत्ति करता है। किसकी उत्पत्ति करता है? कार्बन डाई गैस की उत्पत्ति करता है और गैस के जो बुलबुले हैं वो खमीर वाले मैदा का आयतन बढ़ा देते हैं। यह बेकिंग उद्योग में ईस्ट के उपयोग का आधार है, जिसमें ब्रेड बनती है, पेस्ट्री बनती है और केक बनता है। तो यहाँ पर जो मुद्दे की बात है वो ये है कि बेकरी प्रोडक्ट में कौन से जीवाणु का उपयोग, सूक्ष्म जीव का उपयोग लिया जाता है, तो वो है आपका ईस्ट है। ईस्ट जो है वो जनन के समय कौन सी गैस निकालता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर निकालता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि बहुत सारे वाणिज्य उद्योगों में किस तरीके से सूक्ष्म जीव का उपयोग यहाँ पर होता है। अल्कोहल के निर्माण में, शराब और एसिटिक एसिड के उत्पादन में सूक्ष्म जीवों का उपयोग होता है। जो गेहूं, चावल, फलों के रस में उपस्थित प्राकृतिक शर्करा में ईस्ट द्वारा अल्कोहल और शराब का उत्पादन किया जाता है। यानी जूस, आपके विभिन्न फलों के जूस या फिर मांड जो होती है उसके अंदर ईस्ट के द्वारा किण्वन की प्रक्रिया से अल्कोहल यानी शराब का निर्माण किया जाता है औद्योगिक तौर पर। इसका भी यहाँ पर प्रैक्टिकल एक दिया गया है कि चीनी के घोल में किस तरीके से ये उपयोग आता है। यह गंध अल्कोहल की होती है, यानी अल्कोहल किस प्रक्रिया से बनता है? किण्वन की प्रक्रिया से बनता है, जिसे हम कहते हैं फर्मेंटेशन कहते हैं। लुई पाश्चर ने किण्वन की खोज कब की थी? 1857 में लुई पाश्चर ने किण्वन की खोज यहाँ पर की थी। पेनिसिलिन का इंजेक्शन जो देते हैं और कोई अन्य प्रतिजैविक गोली या कैप्सूल भी देते हैं, इन औषधियों का स्रोत जो है वो क्या है? सूक्ष्म जीव है। ये बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती है और उनकी वृद्धि को रोक देती है। इस प्रकार की औषधि को क्या कहते हैं? एंटीबायोटिक कहते हैं। एंटीबायोटिक आपने सुना होगा कि जब आप जाते हैं डॉक्टर के पास तो वो कुछ गोलियों के साथ क्या देता है? एंटीबायोटिक भी देता है। जीवाणु और कवक की अनेक प्रतिजैविक औषधियों का उत्पादन यहाँ पर हो रहा है। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन ये क्या है? ये एंटीबायोटिक है, सामान्य तौर पर जो यूज की जाती है, जिन्हें किससे उत्पन्न किया जाता है? कवक और जीवाणु से जिन्हें उत्पादित किया जाता है। किसी विशिष्ट प्रकार के सूक्ष्म जीव का संवर्धन करके प्रतिजैविक का उत्पादन किया जाता है, जिन्हें अनेक रोगों की चिकित्सा में उपयोग में लाते हैं। 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जीवाणु रोगों से बचाने के लिए एक संवर्धन पर प्रयोग कर रहे थे और उन्होंने देखा कि कश्तरी पर हरे रंग की फफूंद के छोटे छोटे बीजाणु देखे। उन्होंने पाया कि यह जो फफूंद है जीवाणु की वृद्धि को रोकती है और यह तथ्य पाया कि बहुत सारे अनेक जीवाणु फफूंद द्वारा मारे गए। इस प्रकार ये जो खोज हुई फफूंद से, यानी आपके कवक से, वो किसकी खोज हुई? पेनिसिलिन की यहाँ पर खोज हुई। तो पेनिसिलिन आपका क्या है? एक कवक है। पशु आहार और कुक्कुट आहार में भी एंटीबायोटिक मिलाए जाते हैं, जिसका रीजन क्या होता है कि जो पशु है उनमें ये जो सूक्ष्म जीव है उनके संचरण का रोकना है, ताकि जो पशु है आपके वो बीमार ना पड़े। डॉक्टर की सलाह पर ही एंटीबायोटिक दवाइयां लेनी चाहिए, क्योंकि जब एंटीबायोटिक लेते हैं जबकि आपको उसकी जरूरत ही नहीं है, तो अगली बार जब आप बीमार होंगे और आपको एंटीबायोटिक की आवश्यकता होगी तो वो एंटीबायोटिक आपके शरीर में इतनी प्रभावी
नहीं होगी। इसलिए कभी भी अनावश्यक रूप से एंटीबायोटिक आपको उपयोग में नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ये जो एंटीबायोटिक है ये हमारे शरीर में जो उपयोगी जीवाणु होते हैं उनको भी नष्ट कर देती है। जनरली हम देखते हैं कि सर्दी जुकाम और बुखार में डॉक्टर हमारे गोलियों के साथ में एंटीबायोटिक भी लिख देता है, मगर जो वायरस है उसके लिए एंटीबायोटिक प्रभावी होती ही नहीं है। यानी सर्दी जुकाम बुखार में अगर आप एंटीबायोटिक लेते हैं तो वो प्रभावशाली नहीं है और वो विषाणु को मारने के लिए उपयोगी नहीं है। वैक्सीन की अगर बात करें तो वैक्सीन भी एक तरीके से सूक्ष्म जीव जो हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं वो क्या करते हैं, हमारे शरीर में प्रतिरक्षी उत्पन्न करते हैं। शरीर को यह भी स्मरण रहता है कि वही सूक्ष्म जीव अगर हमारे शरीर में पुनः प्रवेश करता है तो उससे किस प्रकार लड़ा जाए। अतः यदि मृत अथवा निष्क्रिय सूक्ष्म जीवों को स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रविष्ट कराया जाए तो शरीर की कोशिकाएं उसी के अनुसार लड़ने की प्रतिरक्षी उत्पन्न करके रोग कारक को नष्ट कर देती है। यह प्रतिरक्षी हमारे शरीर में सदा के लिए बनी रहती है और रोग कारक सूक्ष्म जीव से हमारी सदा के लिए सुरक्षा करती है। तो इस तरीके से जो वैक्सीन हमें लगाई जाती है वो हमें विभिन्न बीमारियों से हमारी सुरक्षा करती है। जैसे हैजा है, क्षय है, चेचक है, हेपेटाइटिस है, ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जिसे वैक्सीन यानी टीके से रोका जाता है। वैक्सीन सबसे पहले किसने बनाई थी, तो एडवर्ड जेनर ने सबसे पहले चेचक का टीका बनाया था। 1798 में उसकी खोज की थी। आपके बचपन में आपको भी अनेक रोगों से रक्षा के लिए टीके लगाए गए हैं, वैक्सीन लगाए गए हैं और इस तरीके की जानकारी आप आपके माता पिता से भी ले सकते हैं। एक और वैक्सीन की हम बात करते हैं जिसमें हम पोलियो की बात करेंगे। पोलियो से बचने के लिए हम अक्सर देखते हैं कि हमें पोलियो ड्रॉप पिलाई जाती है, उसमें इंजेक्शन नहीं लगाया जाता, यानी इंजेक्ट नहीं किया जाता है आपके शरीर में। तो ये जो पोलियो ड्रॉप है ये भी एक तरह की क्या है, वैक्सीन ही है। चेचक के लिए विश्वव्यापी अभियान चलाया गया था जिसके परिणाम स्वरूप विश्व के अधिकांश भागों में चेचक का उन्मूलन अब हो गया है। तो अब देख सकते हैं कि आजकल हर चीज की वैक्सीन बन गई है। कोरोना के लिए भी हमने वैक्सीन बना ही लिया है लमसम, हालांकि वो उससे लड़ने के लिए 100% उपयोगी नहीं है। कुछ जीवाणु एवं नील हरे शैवाल जो हैं वो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर देते हैं। इस प्रकार मृदा में जो है वो नाइट्रोजन का संवर्धन हो जाता है और उसकी उर्वरकता में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। इन्हें सामान्यतः क्या कहते हैं, ऐसे जीवाणुओं को कहते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकारक कहते हैं। नेक्स्ट इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे नाइट्रोजन स्थिरीकारक के लिए साइनोबैक्टीरिया एक नील हरे शैवाल होते हैं। ये देखिए, ये इसका छोटा वाला फोटो है और इसे ही अगर हम एनलार्ज करके देखेंगे तो जो साइनोबैक्टीरिया है वो इस तरीके का होता है। यह क्या करता है, यह वायुमंडल से क्या करता है, नाइट्रोजन ग्रहण करता है और उसका स्थिरीकरण कर देता है जो कि मृदा को उर्वरक बनाता है। यहाँ पर हम देखें कि इसमें कुछ प्रैक्टिकल्स यहाँ पर दिए हुए हैं और इसके बाद में सूक्ष्मजीवों द्वारा पादप अपशिष्ट का अपघटन कर उसे खाद में बदल दिया जाता है। इस प्रक्रिया में बने पोषक पदार्थ जो हैं वो पौधों के लिए यहाँ पर लाभदायक होते हैं। बड़ी मात्रा में मृत जीवों को सड़ते हुए पादप कभी कभी सड़ते हुए जंतुओं के रूप में देखते हैं। हम देखते हैं कि कुछ समय बाद वह विलुप्त हो जाता है। इसका मुख्य कारण है कि सूक्ष्म जीव जो है वो मृत जैविक अवशिष्ट का अपघटन करके उन्हें सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं और यह जो पदार्थ है वो अन्य पौधे और जंतुओं द्वारा पुनः उपयोग में कर लिए जाते हैं। इस प्रकार जो हानिकारक और दुर्गंधित पदार्थों का निम्नीकरण करने के लिए हम सूक्ष्म जीव का उपयोग करके पर्यावरण का शुद्धिकरण भी कर सकते हैं। अब कौन से सूक्ष्म जीव है जो हमारे हानिकारक हैं, हमें नुकसान पहुंचाते हैं। अभी तक तो जो हमने बात की थी वो ये थी कि सूक्ष्म जीव हमें किस तरीके से फायदा देते हैं। तो हमने पढ़ा है कि जो मेडिसिन बनती है, मेडिसिन बनने में भी हमें सूक्ष्म जीव काम में लेते हैं। दूसरा हमने देखा था यहाँ पे कि जो बेकरी प्रोडक्ट है वो सारे बेकरी प्रोडक्ट में ईस्ट का उपयोग करके हम अपने केक, पेस्ट्री और इडली और इन सब का निर्माण करते हैं। जो मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाने के लिए भी हमने यहाँ पर देखा था कि किस तरीके से जो सूक्ष्म जीव है वो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं और हमारी सहायता करते हैं। अब हानिकारक जो सूक्ष्म जीवों की यहाँ पर हम बात करते हैं। रोग उत्पन्न करने वाले जो सूक्ष्म जीव है उन्हें रोगाणु अथवा रोगजनक यहाँ पर कहते हैं। सूक्ष्म जीव भोजन, कपड़े और चमड़े की वस्तु को संदूषित कर देते हैं।
और ये हमारे हानिकारक रोगों के उत्पन्न होने के कारण बन जाते हैं। सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन और कायिक संपर्क से फैलते हैं, संचरणीय रोग कहलाते हैं। संचरणीय यानी टच करने से, संचरण से रोग का फैलना, जैसे कोरोना है वो एक संचरणीय रोग है। इसके जो मुख्य एग्जाम्पल है वो है हैजा, सर्दी जुकाम, चिकन पॉक्स, क्षय रोग। ये सब आपके क्या है, एक तरीके से छूत की बीमारियां, जिसको हम कहते हैं सामान्य भाषा में। जब व्यक्ति छींकता है तो सूक्ष्म बूंदों के साथ हजारों उसके जो वायरस होते हैं वो वायु में आ जाते हैं, और सामने जो व्यक्ति बैठा होता है वो जब वायु के साथ उन सूक्ष्म जीवों को अपने शरीर के अंदर लेता है तो वो जो वायरस होते हैं वो उसके अंदर भी चले जाते हैं और उसे भी जुकाम हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि जिसको जुकाम हो रहा है उससे दूरी बनाकर रखना चाहिए, और अगर यदि आपको जुकाम हो रहा है तो छींकते वक्त आप अपने नाक पर एक रुमाल रखें और लोगों से सामान्य दूरी बनाए रखें। कुछ कीट और जंतु ऐसे भी हैं जो रोग कारक हैं, सूक्ष्म जीवों को रोग वाहक का कार्य भी करते हैं। घरेलू मक्खी इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। मक्खी क्या करती है, पहले सड़ी गली चीजों पर बैठ जाती है अपशिष्ट पर, फिर वही मक्खी अगर हमारे भोजन पर आकर बैठती है तो वो जो सारे रोगाणु उसके पैरों में चिपके रहते हैं वो हमारे भोजन पर आ जाते हैं। इससे क्या होता है कि उस भोजन को खाने से हम बीमार पड़ जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि भोजन को हमेशा क्या करना चाहिए, ढककर रखना चाहिए, बिना ढके भोजन को खाने से बचना चाहिए। मादा एनाफ्लीज मच्छर इसका एक अन्य उदाहरण है। मादा एनाफ्लीज मच्छर क्या करता है, इस मच्छर में प्लेज्मोडियम यानी मलेरिया परजीवी वाहक होता है मादा एनाफ्लीज मच्छर में। मादा एडीज मच्छर जो है वो डेंगू वायरस का वाहक है। तो क्वेश्चन अपना ये है कि जो मच्छर मादा एनाफ्लीज है वो मलेरिया का परजीवी है, ठीक है। मादा एनाफ्लीज मलेरिया का वाहक है, जबकि मादा एडीज जो है वो डेंगू के वायरस का वाहक है। यानी मलेरिया और डेंगू का नियंत्रण हमें किस तरीके से कर सकते हैं, मच्छरों से छुटकारा पाकर हम कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होता है कि हमारे आसपास हमें साफ सफाई रखनी चाहिए, ज्यादा पानी हमें इकट्ठा करके नहीं रखना चाहिए। अगर पानी कहीं अधिक इकट्ठा आपको दिखे तो उसमें आप केरोसिन, मिट्टी का तेल आप डाल सकते हैं, जिससे कि मच्छर मर जाते हैं। ये टेबल आप देखेंगे, ये टेबल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टेबल को हम ढंग से देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे क्षय रोग की, यानी टीबी की। टीबी किससे होता है, टीबी एक जीवाणु जनित रोग है, यह वायु से संपर्क में फैलता है। खसरा यानी मीजल्स जो है वायरस जनित रोग है, यह भी वायु से फैलता है। चिकन पॉक्स जो है ये भी एक वायरस जनित रोग है और वायु और सीधे संपर्क से फैलता है। पोलियो जो है एक वायरस जनित रोग है, ये वायु और जल के द्वारा फैलता है। इसमें ये कहा जाता है कि रोगी को पूरी तरीके से अलग रखना चाहिए, उसके खाने पीने की वस्तुओं को अलग रखना चाहिए और उसे उचित टीकाकरण देना चाहिए। तो चारों चीजों में हम देखेंगे कि जो खसरा है वो वायरस जनित है, चिकन पॉक्स वायरस जनित है, पोलियो वायरस जनित है, क्षय रोग जो है आपका टीबी जैसे कहा है वो जीवाणु जनित रोग है। हैजा की बात करें तो हैजा भी बैक्टीरिया से फैलता है, जीवाणु जनित रोग है, ये जल और भोजन से फैलता है। यानी अगर आप दूषित भोजन खाते हैं तो उसमें हैजा, दूषित भोजन खाने से और दूषित पानी पीने से हैजा बीमारी हो जाती है, जो कि बैक्टीरिया यानी जीवाणु जनित रोग है। टाइफाइड जो है वो जीवाणु जनित रोग है, जो कि जल के द्वारा यानी दूषित जल के सेवन से हमें हो जाता है। इसके लिए कहा जाता है कि हमेशा स्वच्छ भोजन और अच्छा पका हुआ भोजन और उबला हुआ पानी पीना चाहिए और वैक्सीनेशन हमको करवाना चाहिए। हेपेटाइटिस ए जो है वो वायरस जनित रोग है, ये जल से फैलता है और इसके लिए कहते हैं कि जल हमेशा शुद्ध और उबला हुआ पीना चाहिए और वैक्सीनेशन करवाना चाहिए। मलेरिया की बात करें, मलेरिया जो है वो प्रोटोजोआ जनित रोग है, जो कि मच्छर से फैलता है। यहाँ पर हम देखेंगे कि जो मलेरिया है वो प्रोटोजोआ जनित है, ये मादा एनाफ्लिस से फैलता है, और जो डेंगू जो है वो एडीज मादा एडीज से फैलता है। ये चीज हम याद रखेंगे। और दोनों जो बीमारी है वो किससे है, प्रोटोजोआ जनित यहाँ पर है। तो फिर से हम यहाँ पर देखेंगे, क्षय रोग जो है वो जीवाणु से है, खसरा वायरस, चिकन पॉक्स वायरस, पोलियो वायरस। हैजा और टाइफाइड जो है आपके जीवाणु जनित है, हेपेटाइटिस वायरस जनित रोग है, और मलेरिया जो है प्रोटोजोआ जनित रोग है। मलेरिया में मादा एनाफ्लीज जो है वो मलेरिया की वाहक है, और मादा एडीज जो है आपकी वो डेंगू वायरस की डेंगू की वाहक है। फिर यहाँ हम देखेंगे जंतुओं में रोगकारक जीवाणु।
अनेक सूक्ष्म जीव मनुष्य और पौधों में ही रोग के कारक नहीं परंतु वे दूसरे जंतुओं में भी रोग उत्पन्न करते हैं, जैसे एंथ्रेक्स है। मवेशियों में होने वाला भयानक रोग है जो जीवाणु द्वारा होता है। गाय में खुर और मुंह का रोग जो है वो वायरस द्वारा होता है। तो क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है कि गाय का खुर रोग किसके कारण होता है? वायरस के कारण। और गाय का खुर और मुंह का रोग किसके कारण होता है? तो वायरस के कारण होता है। एंथ्रेक्स रोग जो होता है मनुष्यों और मवेशियों में, वो किसके कारण होता है? वो जीवाणु जनित रोग यहाँ पर है। रॉबर्ट कोच ने 1876 में बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु की खोज की थी जो एंथ्रेक्स रोग का कारक हुआ था। ठीक है, 1876 में बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु की खोज की थी और ये एंथ्रेक्स रोग का कारक हुआ था। रॉबर्ट कोच ने ये खोज की थी। पौधों में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म जीव गेहूं, चावल, आलू, गन्ना, संतरा, सेब, इनमें भी रोग के कारक हैं कई सूक्ष्म जीव। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि इनमें किस तरीके से रसायनों का उपयोग किया जाता है और इन्हें किस तरीके से नियंत्रण किया जाता है। नींबू में जो कैंकर रोग होता है वो जीवाणुओं के कारण होता है। यहाँ पर देखिए एक बात ये है कि अगर एग्जाम में इससे रिलेटेड सूक्ष्म जीव से क्वेश्चन पूछा जाता है तो डेफिनेट ये है कि इन्हीं सूक्ष्म जीवों से पूछा जाएगा। और क्या पूछा जाएगा कि फला रोग किसके कारण होता है। तो नींबू में कैंकर रोग होता है वो जीवाणु जनित रोग है। गेहूं में रस्ट रोग जो होता है वो फंगस जनित रोग है। भिंडी की पीच जो रोग है ये भी एक वायरस जनित रोग है। ये चीज आप याद रखें। संचरण का तरीका इसमें कीट का है। गेहूं में वायु और बीज के कारण है और नींबू में वायु के कारण संचरण का तरीका है। फूड पॉइजनिंग क्या होती है? कई बार आप देखते हैं कि आप कोई भोजन खाते हैं उसके कारण आप बीमार पड़ जाते हैं, वो आपकी फूड पॉइजनिंग यानी खाद्य विषाक्तन आपका कहलाता है। क्योंकि इस भोजन में क्या होता है, यदि भोजन पुराना होता है या फिर संदूषित हो जाता है तो उसमें बहुत सारे छोटे छोटे सूक्ष्म जीव उत्पन्न हो जाते हैं जो कि उस भोजन को विषैला बना देते हैं। और इस विषैले भोजन को अगर आप ग्रहण करते हैं तो उससे आप बीमार पड़ जाते हैं या फिर आपकी मृत्यु भी हो सकती है। तो इस तरीके से क्या होता है कि अगर आप भोजन को परिरक्षित करके रखें यहाँ पर, उससे संदूषण से बचा सकते हैं। विभिन्न रासायनिक चीजें भी हैं और सामान्य चीजें भी है। जैसे कि आम का अचार है वो काफी समय तक संदूषित नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इनके परिरक्षण के लिए हम क्या करते हैं, उसमें तेल का उपयोग करते हैं जिसके कारण उसमें सूक्ष्म तेल की एक परत उसके ऊपर रखते हैं जिसके कारण उसमें सूक्ष्म जीव उत्पन्न नहीं होते। रासायनिक उपाय की बात करें तो यदि नमक और खाद्य तेल का उपयोग सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रोकने के लिए सामान्य तौर पर किए जाते हैं, अतः इन्हें परिरक्षक कहते हैं। नमक अथवा खाद्य अम्ल का प्रयोग जो है वो अचार बनाने में भी करते हैं जिसमें सूक्ष्म जीवों की वृद्धि नहीं होती है। सोडियम बेंजोइड और सोडियम मेटाबाइल सल्फाइड सामान्य परिरक्षक है। जेम एम स्क्वैश बनाने में इन रसायनों का उपयोग उन्हें संदूषित होने से बचाता है। नमक द्वारा परिरक्षण। मांस और मछली का परिरक्षण नमक के द्वारा लंबे अरसे से किया जा सकता है। मांस और मछली को सूखे नमक से ढक देते हैं। आम, आंवला और इमली के परिरक्षण में भी इसका उपयोग किया जाता है। चीनी द्वारा परिरक्षण। जेली और स्क्वैश का परिरक्षण जो है वो चीनी के द्वारा किया जाता है। चीनी के प्रयोग से खाद्य पदार्थ की नमी में कमी आती है और संदूषण करने वाले जीवाणु की वृद्धि भी नियंत्रित हो जाती है। इसके बाद है नेक्स्ट आपका तेल और सिरके का परिरक्षण। तेल एवं सिरके द्वारा परिरक्षण करने में हम क्या करते हैं, अचार को संदूषण से बचाते हैं। इससे क्या होता है कि जीवाणु उसमें जीवित नहीं रह पाते। गर्म एवं ठंडा करना। माँ जो आपने देखा होगा अक्सर आपकी माँ को कि वो दूध उबाल कर ठंडे करते हुए देखा होगा। इससे क्या होता है, दूध के अंदर के जो सूक्ष्म जीव है वो नष्ट हो जाता है। अब आपने देखा होगा कि ये जो डेयरी का दूध आता है, थैलियों में पैक आता है, ये सड़ता क्यों नहीं है? तो इसमें क्या करते हैं ये लोग, इस दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकंड के लिए इसको गर्म करते हैं, फिर अचानक से इसको ठंडा कर देते हैं। जिससे क्या होता है कि इसके अंदर सूक्ष्म जीवों की जो वृद्धि होती है वो रुक जाती है। ये जो प्रक्रिया है लुई पाश्चर ने इसको खोज की थी, इसलिए इसको क्या कहते हैं, पॉस्चरीकरण भी कहते हैं। यानी आपके जो डेयरी का थैली वाला दूध आता है वो पॉस्चराइज्ड आता है। पॉस्चराइज्ड में क्या करते हैं, इसको 70 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं और फिर उसके बाद में उसे अचानक से ठंडा करते हैं। गर्म भी सिर्फ 15 से 30 सेकंड के लिए इसको गर्म किया जाता है और सडन उसको ठंडा किया जाता है, जिससे उसमें सूक्ष्म जीवों की वृद्धि जो होती है वो रुक जाती है।
भंडारण और पैकिंग में क्या करते हैं, वायु रोधी सील करते हैं पैकेटों को, जिससे क्या है उसमें वायु नहीं होती तो सूक्ष्म जीव जो है उसमें नहीं लगते। नाइट्रोजन स्थिरीकरण की हमने बात की थी कि राइजोबियम जीवाणु जो है वो लेग्यूम पौधे यानी दलहन में नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में ये सहायक होते हैं। इसमें क्या होता है, ये जो राइजोबियम है वो लेग्यूम पौधों की जो जड़ें होती है उसमें ग्रंथियां यानी गांठें पाई जाती है और उसके अंदर ये पाया जाता है और ये वायुमंडल की जो नाइट्रोजन है उसका स्थिरीकरण करता है। जैसे सेम है, मटर है, ये एक सवजीता है। कभी कभी तड़ित विद्युत द्वारा नाइट्रोजन का भी स्थिरीकरण हो जाता है। नाइट्रोजन की मात्रा वायुमंडल में स्थिर रहती है। आपको आश्चर्य होगा कि कैसे संभव है। होता क्या है कि पूरा एक साइकिल होता है। जैसे पेड़ों से जो नाइट्रोजन हमने देखा कि हमारे वायुमंडल में कितने परसेंट नाइट्रोजन है, 78% हमारी कितनी है, नाइट्रोजन है और 21% आपका कितना है, ऑक्सीजन है। तो सभी सजीवों के लिए एक आवश्यक घटक है। जो प्रोटीन, पर्णहरित, न्यूक्लिक एसिड, जो कि प्रोटीन, पर्णहरित यानी क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन इन सब में उपस्थित होता है। पौधे एवं जंतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोग सीधे नहीं कर सकते, तो क्या करते हैं कि इनकी जड़ों में जो जीवाणु और नीलहरित शैवाल होते हैं वो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके नाइट्रोजन यौगिकों में यानी नाइट्रेट में से परिवर्तित कर देते हैं। जब नाइट्रोजन इस प्रकार उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित हो जाती है तो पौधे इसका उपयोग मिट्टी में से जड़ तंत्र द्वारा यानी उनकी जड़ें से सोख लेती है नाइट्रेट को और उसके बाद में इसका उपयोग प्रोटीन और अन्य यौगिकों के संश्लेषण में काम आ जाता है। पौधों पर निर्भर करने वाले जंतु उनसे प्रोटीन और अन्य नाइट्रोजनी यौगिक प्राप्त कर सकते हैं। के बाद मिट्टी में उपस्थित जीवाणु एवं कवक नाइट्रोजनी अपशिष्ट को नाइट्रोजनी यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं, जो पौधों द्वारा पुनः उपयोग होता है। कुछ विशिष्ट जीवाणु नाइट्रोजनी यौगिकों को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देते हैं, जो वायुमंडल में चली जाती है और इस तरीके से ये पूरा साइकिल चलता रहता है और वायुमंडल में नाइट्रोजन स्थिर रहती है। ये देखो, वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है उसका जीवाणु नीलहरी शैवाल के कारण जो है स्थिरीकरण हुआ। दूसरा, तड़ित के कारण भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण हुआ। जीवाणु से जो ये नाइट्रोजन यौगिकों में इसका परिवर्तन हुआ। मिट्टी में उपस्थित हुए ये नाइट्रोजन के यौगिक पौधों के द्वारा अवशोषित होकर फिर जंतुओं द्वारा भोजन के द्वारा इनको खा लिया गया और जंतुओं ने उत्सर्जन किया या जंतुओं की जब मृत्यु हुई तो ये अपशिष्ट पदार्थ वापस अपघटित हो गए नाइट्रोजन में। तो ये साइकिल एक चलता रहा आपका। सेकंड, इसमें क्या होगा कि जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन यौगिकों का गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तन हो गया और ये नाइट्रोजन पुनः वापस कहाँ पहुंच गई, वायुमंडल में पहुंच गई। तो ये आपका कौन सा साइकिल कहलाता है, नाइट्रोजन चक्र ये आपका कहलाता है, जो कि वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा को स्थिर यहाँ पर रखता है। ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर कि हमने इस जो चैप्टर में क्या क्या सीखा। सूक्ष्म जीव अत्यंत छोटे होते हैं, बिना यंत्र की सहायता से अकेली आंखों से नहीं देखे जाते। बर्फीले शीत मौसम में उष्ण झरनों मरुस्थल में सब जगह सूक्ष्म जीव सर्वाइव कर सकते हैं। ये वायु, जल, मिट्टी, पौधे, जंतु सभी में पाए जाते हैं। एक कोशिकीय भी हो सकते हैं और बहुकोशिकीय भी हो सकते हैं। 4 कैटेगरी में इसे डिवाइड किया है, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल। विषाणु सूक्ष्मजीव है पर इनसे अलग है, क्योंकि ये सजीव और निर्जीव के बीच की यौगिक कड़ी है, इसलिए इसको इनकी कैटेगरी में नहीं रखा है। विषाणु केवल परपोषी है, जैसे जीवाणु पादप और जंतु में गुणन करते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव औषधि, अल्कोहल के वाणिज्य के उत्पादन में काम है। औषधि में पेनिसिलिन और अल्कोहल में ईस्ट यहाँ काम आता है। कुछ सूक्ष्मजीव जैविक कचरे में मृत पौधे, जंतु अपशिष्ट उनको अपघटित कर सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं और वातावरण को शुद्ध बनाए रखते हैं। प्रोटोजोआ जो है वो अतिसार और मलेरिया जैसे रोग उत्पन्न करता है। कुछ सूक्ष्मजीव हमारे भोजन को विषाक्त कर देते हैं, जैसे फूड पॉइजनिंग होना कहते हैं। लेग्यूम पौधों की जड़ों में जो है उनमें गांठें पाई जाती है और उसके अंदर राइजोबियम एक सूक्ष्म जीव पाया जाता है, जो कि वायुमंडल के नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर देता है और ये जो नाइट्रोजन है वो मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाती है। मिट्टी में उपस्थित कुछ जीवाणु जो है वो नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकृत कर देते हैं और नाइट्रोजन यौगिक में उसे चेंज कर देते हैं। विशेष जीवाणु जो है वो मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजनी यौगिकों को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देते हैं और उसका निर्मोचन किसमें कर देते हैं, वायुमंडल में यहाँ पर कर देते हैं। तो ये इसकी टॉपिक के लास्ट फैक्ट्स थे। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। सूक्ष्म जीवों को किसकी सहायता से देखा जा सकता है, तो सूक्ष्म जीवों को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से यहाँ पर देखा जा सकता है। नीले हरे शैवाल जो है वायु से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर देते हैं। ठीक है।
एल्कोहल का उत्पादन ईस्ट नामक सूक्ष्मजीव की सहायता से किया जाता है। हेजा जो किसके कारण होता है? हेजा एक जो है बैक्टीरिया जनित रोग है, जीवाणु जनित रोग है। इसके बाद ईस्ट का उपयोग निम्न के उत्पादन में होता है, तो एल्कोहल के उत्पादन में ईस्ट का उपयोग होता है। एंटीबायोटिक कौन सा है? तो स्ट्रेप्टोमाइसिन आपका एंटीबायोटिक है। मलेरिया परजीवी का वाहक एनाफ्लीज है। और यहाँ पर संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक कौन सा है? तो यहाँ पर घरेलू मक्खी जो है आपकी, वो संचरणीय रोगों का मुख्य कारक है। ब्रेड अथवा इडली क्यों फूल जाती है? ईस्ट कोशिकाओं में वृद्धि के कारण वहां कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है और वो फूल जाती है। चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने के लिए किण्वन की प्रक्रिया यहाँ पर काम लेते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे जीवाणु जो है आपके राइजोबियम नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में, लैक्टोबैसिलस दही जमाने में, ईस्ट का उपयोग ब्रेड और बेकिंग में काम में लिया जाता है। प्रोटोजोआ मलेरिया का कारक है और हेजा जो कारक है वो जीवाणु का है। विषाणु वायरस है एड्स का। एंटीबायोटिक किससे बनाई जाती है? एंटीबायोटिक वायरस से भी एंटीबायोटिक जो है आपकी वो बनाई जाती है बैक्टीरिया से, वायरस से नहीं। बैक्टीरिया से आपकी एंटीबायोटिक बनाई जाती है। तो ये आपके कुछ यहाँ पर थे टॉपिक। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे इसके साथ में, ये टॉपिक यहीं पर खत्म है। और इसमें जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि इस चैप्टर में जो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट आपकी जो ये थी सारणी, 2 सारणियां इसमें दी गई थी, वो सबसे ज्यादा उपयोगी थी। एक तो ये वाली, ठीक है, इससे अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है, और दूसरी है आपकी ये वाली इसके ऊपर जो दी हुई है। ये दोनों ही सारणियां आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, इनको एक बार फिर से आप देख सकते हैं। और आज के लिए बस इतना ही, बाकी जो नेक्स्ट चैप्टर है हम वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।